Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and the course number is ACRO 5321. So our today's topic is water harvesting techniques. So in our previous lecture we had already seen some raw diagram for the different techniques or different methods of the water harvesting. So in this lecture we'll discuss the first one, which is surface water harvesting. Okay, so let us see what is the surface water harvesting. So as you can see, the water harvesting techniques in surface water harvesting are numerous and also ancient. The objectives of water harvesting structures are as follows, like to store water for supplement and off-season irrigations, to act as silt detention structure, to recharge the groundwater level, to raise aquaculture species, and recreation and allied agricultural uses. ओके, सो बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग का जो सरफेस टेक्निक्स है, सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है, वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और काफ़ी पुराने समय की जो टेक्निक्स है, ठीक है, जो कि हम आज भी अपनाते हैं, ठीक है, हम आज भी अप्लाई करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम है जिसमें हम डग वेल लेते हैं, जैसे हमने देखा था कि डग वेल, फार्म पॉन्ड, संकेन पॉन्ड, पर्कुलेशन टैंक, नालाज एंड बर्न्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के अंडर आते हैं, ठीक है। सो हम उसमें देखेंगे कि डग वेल क्या होता है। तो डग से हमको समझ आ रहा है डिगिंग करना, डग मतलब क्या होता है, गड्ढा, गहरा, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। ओके, सो बेसिकली डग वेल मतलब एक कुआं रूपी या एक एग्जैक्ट कुआं से हम जो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर होता है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो एक कैचमेंट एरिया है वाटर को कलेक्ट करने का। ओके, सो वो होता है हमारा डग वेल। सो हैंड डग वेल हैव बीन यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर अंडरग्राउंड वाटर, एंड दिस वेस्ट वाटर इज लिफ्टेड फॉर इरीगेशन। सो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज जनरली पुअर ड्यू टू द डिजॉल्व सॉल्ट्स। ओके, सो क्या होता है, सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत टाइम से पानी जमा होता है, तो जो वर्षा का पानी ऑलरेडी ऐसे ही सॉल्टी एसिडिक होता है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी वो बहुत टाइम तक स्टोर्ड रहता है किसी एक एरिया पे जो बाउंडेड है, कहीं और वो रन ऑफ नहीं हो सकता, कहीं और नहीं जा सकता, तो सॉल्टी वाटर हो जाता है, ठीक है, मतलब ये पुअर क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर कलेक्ट होता है, बेसिकली जो डग वेल है वो एज अ कैचमेंट एरिया या एज अ स्टोर एरिया हम उसको वर्क में लेते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इरिगेशन सिस्टम, सो हम उसको क्या करते हैं, वाटर लिफ्टिंग कर लेते हैं थ्रू दी ट्यूब वेल या पम्प वगैरह जो भी है हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके थ्रू। ओके, एंड द नेक्स्ट इज डग वेल। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉर डग वेल। तो ये डग वेल जो स्ट्रक्चर है वो सरफेस वाटर के साथ साथ जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए भी हम ले सकते हैं, कि जो भी कैचमेंट एरिया है वो डिपेंड करता है कि कैचमेंट एरिया मतलब रूफ में वाटर कलेक्ट हुआ और फिर वहाँ से हमने पाइप के थ्रू उसको अलग से टैंक में, टैंक से फिर डग वेल में किया, मतलब स्टोर किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि ऑलरेडी जो डग जो होता है वो काफ़ी गहरा होता है, एक स्टैंडर्ड गहराई होती है उसकी, एक स्टैंडर्ड डेप्थ होता है, तो उसके एक अकॉर्डिंग हम अलग से फिर इस तरीके का डग मेजर करते हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, हम कह सकते हैं। फिर वो उसमें हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, कैचमेंट एरिया होता है, रिचार्जिंग फैसिलिटी होती है, स्टोरेज फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो ये एक सरफेस एरिया इरिगेशन का एग्जाम्पल है। एंड द नेक्स्ट टेक्निक्स इज टैंक्स, ठीक है। तो टैंक से हमको समझ आ रहा है कि एक कोई भी कॉपर टैंक होगा या किसी भी प्लास्टिक टैंक होगा, किसी भी तरीके का एक टैंक होगा जिसमें हमको वाटर कलेक्ट करना है। ओके, सो रन ऑफ वाटर फ्रॉम हिल साइड्स एंड फॉरेस्ट इज कलेक्टेड ऑन प्लेन्स इन टैंक्स. So the traditional tank system has component like catchment area, storage tank, tank barn, slice, spillway and command area. Okay, so these are the element for tanks. ठीक है, ये सारे जो हैं वो elements हैं टैंक के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, when जब क्या होता है, रन ऑफ वाटर फ्रॉम कैचमेंट एरिया इज कलेक्टेड फ्रॉम दी स्टोर्ड टैंक, हम कह सकते हैं कि स्टोर टैंक से हमको कैचमेंट एरिया में वाटर को लाना रहता है ऑन दी प्लेन रीजन विद बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब ब्लीचिंग प्रोसेस मतलब
अगर हमने टैंक प्रॉपर से नहीं ड्रॉ करा है तो वो वाटर रन ऑफ उसको, उसके जो बाउंड्री होती है उसको तोड़ के ब्रेक करके वो आगे रन ऑफ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो टू अवॉइड द, हम कह सकते हैं कि टू अवॉइड द ब्रीचिंग ऑफ टैंक बर्न, स्पिल वेल्स आर प्रोवाइडेड एट वन और बोथ द एंड ऑफ द टैंक बर्न टू डिस्पोज ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, मतलब दोनों टैंक बंड में हम स्पिल वे टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या करे, एक्सेस वाटर को क्या करे, डिस्पोज करे। ओके, एंड द स्लाइस इज प्रोवाइडेड फॉर द central area of the tank bund to allow control flow of water into the command area। ठीक है, मतलब flow of water को command area से control करने के लिए हम उसे central पे stabilized करते हैं। ओके, so basically water from the tank is used to irrigate the command area towards the gravity। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी की तरफ जो है वो कमांड एरिया से फ्लो करता है, या हम कह सकते हैं कलेक्ट होता रहता है, राइट। तो ये एक टैंक का मेजरमेंट हम कह सकते हैं। सो द कमांड एरिया ऑफ मैनी टैंक्स रेंजेस फॉर 25 to 100 हेक्टेयर। सो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज गुड इन टैंक्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू डग वेल। डग वेल के कंपेरेटिवली क्वालिटी ऑफ वाटर जो होती है वो टैंक की अच्छी होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो होता है कि 25 से 100 हेक्टेयर जो एरिया है उसको इरिगेशन करने के लिए उसका रेंज इस तरीके का हम बनाते हैं कि 25 से 100 हेक्टेयर एरिया को वो एडवर्स कंडीशन पे या जब रिक्वायरमेंट हो उस समय इरिगेशन दे सके। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्कुलेशन टैंक। ओके, सो पर्कुलेशन मतलब हमको समझ आता है कि व्हेन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल दैट इज़ कॉल्ड द पर्कुलेशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल में जब वाटर का मूवमेंट नीचे की ओर होता है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो वो जो होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पर्कुलेशन। ठीक है, तो पर्कुलेशन टैंक इज़ एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड ऑन सरफेस flow water body submerging in its reservoir a highly permeable land so that surface runoff is met to percolate and recharge groundwater storage। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि पर्कुलेशन सिस्टम जो है एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिस्टम है। आर्टिफिशियली हम ड्रॉ करते हैं ये जो लैंड में हम एक तरीके का व्यवस्था बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं, जिससे जो एक्सेस वाटर है जो रेनफॉल के थ्रू आ रहा है वो पर्कुलेशन के थ्रू स्टोर्ड रहे हमारे सिस्टम पे। ठीक है, so the percolation tanks are mostly earthen dams with masonry structure only for spillway। So the percolation tank is an artificial reservoir which is constructed across a stream submerging land area with adequate permeability to facilitate sufficient percolation to collect surface runoff and allow it to percolate within the permeable land। ठीक है, रिजर्वायर जो होता है बड़ा बड़ा, रिजर्वायर क्या है, बेसिकली एक बड़ा टैंक जो हम स्टेबलाइज परमानेंटली कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिजर्वायर बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो उस तरीके की जब सिस्टम होती है, राइट, जब वैसा सिस्टम जब हम बनाते हैं, रिजर्वायर का सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे हम जो भी एक्सेस वाटर है उसको हम क्या करते हैं, एक मतलब एक नॉर्मल हम कह सकते हैं कि पर्कुलेशन का कंसेप्ट लेके या पर्कुलेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करके हम आर्टिफिशियली एक ऐसा टैंक बनाते हैं जो पर्कुलेशन के कंसेप्ट पे वर्क करता है। मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का और वो क्या होता है, कलेक्ट होते रहता है कैचमेंट एरिया में, देन फिर कमांड एरिया से आके हम उसको जैसे बाकी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में करते हैं वैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड फॉर रीफिलिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ऑल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जो रीफिल करता है या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पर्कुलेशन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर की, सैचुरेटेड हो गया है सॉइल, सैचुरेट हो गया है, फिर भी मूवमेंट हो रहा है वाटर का। ठीक है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है, वो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कह सकते हैं, उसको इंक्रीज करता है या मेंटेन करता है। Okay, so the percolation tanks are designed for storage capacity which is 0.1 to 0.5 million cubic meter. So this is very important range, so always remember that particular thing, and ponded water column should be generally between 3 and 4.5. so data is always very important। आपको याद रखना पड़ेगा कि percolation tank जो है
उसकी स्टैंडर्ड एक स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। वैसे ही आपको, जैसे कि हमने टैंक में देखा कि 25 से 100 हेक्टेयर एरिया को इरिगेशन करने की कैपेसिटी टैंक्स में हम ले सकते हैं। ठीक है, एक ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। ओके, सो लेट अस मूव। ओके, दिस इज़ अ पर्कुलेशन, हम कह सकते हैं कि एक ये रॉ डायग्राम है पर्कुलेशन का, जहाँ देखिए ये जो जो ग्रीन, जो लाइट ग्रीन दिख रहा है वो वाटर क्या है, आपका वाटर लेवल है, कि उस स्लोप में वाटर लेवल आपका हो रहा है। और एक ये वेस्कुलर बेसल्ट बना हुआ है, हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें बेल्ट तरीके का बना हुआ है, जिससे वाटर, जो ये डॉट डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, जिससे वाटर जो है वो मैसिव बेसल्ट, मतलब नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है वहाँ कलेक्ट हो रहा है, या हम कह सकते हैं स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, तो पर्कुलेशन, ये जो ब्लैक और ये जो कोन शेप में जो दिख रहा है, विच इज़ पर्कुलेशन टैंक, जिसके थ्रू वाटर क्या हो रहा है, पर्कुलेट हो रहा है, राइट। तो ये जो टैंक है, इसमें कुछ मात्रा इवेपोरेशन भी होता है। ठीक है, कुछ पानी की मात्रा का वाष्पीकरण भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप साइड में देखेंगे, ये जो है विच इज़ वॉल। ठीक है, ये एक दीवार है जिसके जरिए जो है पानी जो है वो एक कैचमेंट एरिया से कमांड एरिया में पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक, एक बहुत ही सिंपल पर्कुलेशन टैंक का रॉ डायग्राम है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट सिस्टम इज पर्कुलेशन पिट। ठीक है, तो ये पर्कुलेशन पिट के रूप में अगर हम देखें तो ये किस तरीके का होता है, देखिए ये पर्कुलेशन जो होता है, देखिए धीरे 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 डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का उस टैंक के जरिए। ठीक है, कुछ वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं टू डाइवर्ट रेन वाटर इनटू एन एक्विफायर। द पर्कुलेशन पिट इज कवर्ड विथ अ परफोरेटेड क्रिएटेड स्लैब। द पिट इज फिल्ड विथ ग्रेवल, मतलब बहुत सारे पत्थर से हम उसको ताकि वाटर का एवोपरेशन कम हो या ना हो, इस तरीके से हम उसको बड़े बड़े पत्थरों से, या जैसे गट्टे जो होते हैं उससे हम उसे कवर कर देते हैं फॉर द बेटर पर्कुलेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो पिट होता है उसका एक ये रॉ डायग्राम है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉप लेयर होता है उसमें हम सैंड डालते हैं ताकि वाटर जो है वो प्योरीफाई होते रहे, क्लीन होते रहे। ठीक है, तो इस तरीके का जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है फॉर दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम 2 से 3 साल तक इस तरीके के स्ट्रक्चर से हम पर्कुलेशन प्रोसेस को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि पर्कुलेशन सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें और भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना होता है। पर 2 साल तक विदाउट इम्प्रूवमेंट हम एक बार टैंक एस्टेब्लिश करके वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपरली कर सकते हैं थ्रू दी पर्कुलेशन पिट और पर्कुलेशन टैंक एज वेल। ओके, so let us move the next slide, which is farm pond. Farm pond is also the surface water harvesting technique. ओके, सो फार्म पॉन्ड से हमको समझ आ रहा है कि एक ऐसा तालाबनुमी एक मतलब स्ट्रक्चर हो, या एक ऐसा तकनीक हो जहाँ पे हमारा फार्म हो, वहाँ पे एक पॉन्ड लाइक हम स्ट्रक्चर बनाएं और जहाँ से हम वाटर इरिगेशन के लिए लें अपने क्रॉप प्लांट पे। ठीक है, सो द पोर्शन ऑफ एक्सेस रन ऑफ वाटर आफ्टर अलाउइंग maximum in situ moisture conservation is collected in farm pond. So as far as possible, the pond should be a location in the lower patches of the field to facilitate better storage and less seepage losses. So the size of farm should be worked out on the basis of annual rainfall, probably runoff and catchment area. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो साइज़ होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, हम साइज़ रेनफॉल किस तरीके की है वहाँ पे। अगर हम बहुत बड़ा साइज़ बना दिए हैं और रेनफॉल वहाँ पे उतनी नहीं होती, उस रीज़न में अच्छा नहीं होता। ठीक है, प्रॉबेबली जितना एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है या जितना एक रिक्वायरमेंट होता है उतनी रेनफॉल भी नहीं होती, तो फिर रन ऑफ कम होता है। ठीक है, तो वो कैचमेंट एरिया में उतना ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं हो सकता और बहुत सा वाटर जो है थ्रू दी इवेपोरेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी एरियाज हम वर्क करते हैं फॉर द for the size of farm pond. Okay, so generally 10 to 20% of the seasonal rainfall is considered as the runoff in medium black soil में इस तरीके का runoff होता है 10 to 20%. ओके, फॉर द सीजनल रेनफॉल, मतलब अगर रेनी सीजन है तो फिर उसी में रेनी सीजन मतलब एक टाइम पे किसी भी रीज़न के अकॉर्डिंगली जब वर्षा होती है तो उस तरीके से हम जो है वाटर को अगर कलेक्ट करते हैं तो 10 to 20% जो है वो एक मीडियम रन ऑफ होता है ब्लैक सॉइल के लिए, पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल के लिए, तो आपको हमेशा याद रखना है।
So a farm pond of 150 meter cube capacity with slight slopes of 1:1.5:1 is sufficient for 1 hectare of catchment areas in black soil. ओके, सो ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि उसकी जो फार्म पॉन्ड की जो बेसिकली कैपेसिटी है वो 150 मीटर क्यूब होती है एंड जो स्लोप होता है वो 1.5 to 1 होता है. मतलब 1.5 उसकी स्लोपिंग हम कह सकते हैं, स्लोप मेजरमेंट होता है, और 1 उसका विड्थ होता है. उसने उस तरीके से हम स्लोप ड्रॉ करते हैं फॉर द इन ब्लैक सॉइल फॉर द फार्म पॉन्ड एंड कैचमेंट एरियाज. ठीक है, और इसके साथ साथ होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं विद द फार्म पॉन्ड इन रेड सॉइल इज हाई सीपेज लॉस होता है रेड सॉइल में. ठीक है, तो अगर हमें इसे रिड्यूस करना है, इफ वी कैन दिस कैन बी रिड्यूस बाय लीनिंग वॉल. सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स, वी हैव सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड लाइक टू कंट्रोल सीपेज, लाइक some elements or some like cementing properties, like some elements which has cementing properties like bentonite नाम का एक ऐसा बाइंडिंग हम कह सकते हैं मटेरियल होता है विच हैज़ एक्सीलेंट सीलिंग प्रॉपर्टीज वी कैन से. ठीक है, सो विच इज़ kept continuously wet in सील्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. बट जब ड्राई सीजन हो जाता है, ड्राई होती है सॉइल, तो क्रैक्स भी हो जाते हैं. ओके, सो सॉइल सीमेंटिंग मिक्सचर हम जब यूज़ करते हैं, तो सॉइल सीमेंटिंग मिक्सचर को हम अगर ब्लॉक के साथ यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, क्रैक का प्रॉब्लम हमें नहीं आता फॉर दी ब्लैक एंड रेड सॉइल. ठीक है, तो जो सॉइल सीमेंटिंग हम कैसे करते हैं, सॉइल और सीमेंट को हम मिक्स करते हैं, विच इज़ बेंटोलाइट एक एलिमेंट होता है, एक पाउडर होता है जिसको हम सॉइल के साथ मिक्स करते हैं और 100 mm थिकनेस का एक ब्लॉक बनाते हैं. ठीक है, जो सीपेज लॉस करता है, विच इज़ 100% वो सीपेज को कंट्रोल करता है, सीपेज होने से रोकता है, हम कह सकते हैं, टू कंट्रोल द सीपेज लॉस. ठीक है, तो ये होता है. अगर हमें ऑल्टरनेटिव सील एलिमेंट्स लेना है तो अल्फी सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल का मिक्सचर ले सकते हैं, विच इज़ द रेशियो बिटवीन 1:2. मतलब 1 आपको रेड सॉइल लेना है 1 के अमाउंट में, एंड 2 रेशियो में आपको ब्लैक सॉइल लेना है. तो वो भी एक, उनको अगर हम मिक्स करते हैं तो वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल जैसा वर्क करते हैं. ठीक है, अब हम बाइंड क्यों करते हैं, ताकि सीपेज ना हो वाटर का, प्रॉपर वाटर कलेक्शन जो है, जो हमारा कैचमेंट एरिया है उसमें बना रहे. ओके, तो इसलिए हम फार्म पॉन्ड का इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं. ओके, सो वी हैव 3 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव फार्म पॉन्ड, विच इज़ अ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर. तो हमारे पास 3 टाइप के पॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू दी एरिया या अकॉर्डिंग टू दी आर कन्वीनियंस. हम क्या करते हैं, इस तरीके के जो फार्म पॉन्ड है वो ड्रॉ करते हैं. ओके, सो सर्कुलर, बेसिकली हम सर्कुलर पॉन्ड ज़्यादातर हम ड्रॉ करते हैं. तो सर्कुलर पॉन्ड हैव हाईली वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ज़्यादा होती है. ठीक है, सो फ्रॉम पॉन्ड ऑफ साइज ऑफ 100 to 300 मीटर क्यूब मे बी dug to the store of 30% of runoff water, which is very highly stored capacity. So in arid and semi-arid regions, rains are sometimes received in heavy downpours resulting in runoff, and the percentage of runoff ranges of 10 to 30% to the total rainfall. So the size of farm pond depends on the rainfall, slope of the soil and catchment area. ठीक है, रेनफॉल, सॉइल का किस तरीके से स्लोप बना है और कैचमेंट एरिया हमारी किस तरीके से उसका कितना, हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड हम मेजरमेंट लेके उसके अकॉर्डिंगली ही हम फार्म पॉन्ड का साइज डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने टैंक में करा था. ठीक है, सो द डायमेंशन बिटवीन it is a standard dimension, but हम according to the area, according to the slope हम करते हैं. but आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसका ड्रॉ करते हैं, विच इज़ 10 into 10 मीटर into 10 2.5 to 15 into 15 into 3.5, विच इज़ लेंथ, हाइट एंड डेप्थ, लेंथ, डेप्थ एंड हाइट. ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है. तो द स्लोप ऑफ 1:1.5:1 इज़ कंसिडर्ड सफिशिएंट, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जो स्लोप है वो इस तरीके का स्लोप होता है, और जिसमें हम 10 into 2.5, मतलब आपका 10 मीटर गहरा, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा हम फार्म पॉन्ड जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोप एंड रेनफॉल एरिया. तो देखो इस तरीके से होता है, ये हमारा एक
स्क्वायर टाइप का जो फार्म पॉन्ड है, जिसमें हमने देखा कंक्रीट से और जो मिट्टी मिक्स करके हमने जो सीपीज को कंट्रोल करने के लिए करा है। और एक देखिए जो रन ऑफ वाटर के लिए एक अलग से हमने सीमेंटिंग करी हुई है, जहाँ से वाटर कलेक्ट होगा और सीपेज नहीं होगा, रन ऑफ वाटर का सीपेज नहीं होगा, इसलिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट करा है। इस इमेज में आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो फॉर्म है, ये जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, द नेक्स्ट इज सनकिन पॉन्ड। ठीक है, सो सनकिन पॉन्ड क्या होता है? सनकिन पॉन्ड बेसिकली हम कह सकते हैं गहरा या एक बंड टाइप का होता है, जो हम अलग अलग बंड में एक गहरा डेप्थ में हम अगर पॉन्ड बनाते हैं, अलग अलग बंड बना के, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में हम कह सकते हैं, उसको हम सनकिन पॉन्ड कहते हैं। सो द सनकिन पॉन्ड इज अनड्रेनेबल और ओनली पार्शियली ड्रेनेज, have been either as a dugout pond or to make use of an existing hollow on depression is grounds, sometimes with additional embankments to increase depth। ठीक है, तो बेसिकली ये अनड्रेनेबल होता है, ठीक है, जहाँ से हम ड्रेनेज नहीं कर पा सकते, हमने मतलब ड्रेनेज की सुविधा वहाँ पे नहीं बनाती हैं, जब बनाते हैं तो उस तरीके के जो पॉन्ड के स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज नोन एज sunken pond। okay, so water loss from evaporation is naturally replenished through the rainfall। water loss होता है evaporation के through। if you take matter into your own hands and top up your pond water with a hose pine, it's important to do so little and often। ठीक है, मतलब अगर आपने ये इस तरीके से अपने खुद से आपने ये ड्रॉ करा है, मतलब आपने सनकिन पॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो आपको जो टॉप पोर्शन है उसमें जो वाटर का जो टॉप पोर्शन है उसको मेंटेन रखना है, और एक छोटे छोटे सेगमेंट्स को हमें बार बार रिपीट करना है बेसिकली। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सनकिन पॉन्ड के लिए फॉर द गुड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। यस, ओके, सो इस तरीके का सनकिन पॉन्ड हम बनाते हैं। देखिए ये अलग अलग सेगमेंट में हम थोड़ा दूर लेके इस तरीके का स्क्वायर शेप में हम लेते हैं, ताकि यहाँ से ड्रेनेज सुविधा, अनड्रेनेबल सिस्टम है, यहाँ से आप ड्रेनेज नहीं कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, किनारे जो इसके होते हैं उसको सीमेंटिंग मटेरियल से बाइंड कर सकते हैं, ताकि सीपेज का लॉस नहीं हो एज फार्म पॉन्ड टेक्निक्स। ठीक है, सो इट इज़ अ डग फॉर पर्पस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड लेवल। तो बेसिकली हम ये क्यों करते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल या ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है उसको मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो ये एक गली टाइप का हम बनाते हैं जहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ड्रेन आउट नहीं हो सकता वाटर, वहाँ पे वो हम कह सकते हैं एक यार्ड टाइप हमने वहाँ पे पानी जमा करना होता है, तो ये इस तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो हमने एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने फार्म पॉन्ड, सनकिन पॉन्ड, डग वेल, टैंक्स, पर्कुलेशन टैंक देखा। ठीक है, इसके अलावा भी नाला बंड वगैरह होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थे वाटर हार्वेस्टिंग के जो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आप सबको ठीक से समझ आया होगा, एंड आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन बी